कलाकार ही हैं जो कि इस बात को रख सकते हैं, अपने हिंदुस्तान को बना सकते हैं और उनके कंधों पे हमारा हिंदुस्तान टिका हुआ है। इसलिए उनकी वेदना को, कलाकारों की वेदना को, कलाकारों के दुःख को हमें समझना होगा। ये वो एक्चुअली उस समय जो है नेहरू जी को भी बोल रहे थे कि वो कहते थे कि अपने लाइन में लिखते हैं अ, वो कहते हैं कि कलाकार क्या करता है? कहता है मुझे मालूम नहीं है, जब राजा बोलता है कि इन पत्थरों के अंदर तो सचमुच कुछ हो गया है, तो एक कलाकार की वेदना क्या है? कलाकार किस बात को अपनी तारीफ सुनने के बाद बोलता है कि कह नहीं सकता, पर एक बात तो अवश्य है कि हमने पत्थरों में जान डाल दी है, उसे गति दी है। लेकिन वो पत्थर भूल रहा है कि वो इसी धरती का पदार्थ है। यहाँ पर वो जयशंकर प्रसाद जी नेहरू को भी बोल रहे थे और कलाकारों को भी बोल रहे थे कि हम इसी पृथ्वी के जुड़े हुए हैं, इसी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हमें ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को समझें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसी हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, इस मिट्टी के लिए कर रहे हैं। हमें किसी बात का गर्व नहीं होना चाहिए। वो भूल रहा है कि धरती का पदार्थ है, उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का ये मंदिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन और सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है। भाषा का रंग, रंगमंच की भाषा जो उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप प्रसाद और उनकी भाषा को देखें, तो ये भाषा आसान में समझ आने वाली भाषा थी। जैसे अनजाने में ही लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच में एक संघर्ष खड़ा कर दिया हो। और दूसरी जगह वो कहते हैं कि जब देश पे मुसीबत आ रही होती है, देश पे अगर समस्या आ रही होती है, तो कलाकार अपने आप को कोने के अंदर बंद नहीं रख सकता। वो भी उस समस्या को के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस समस्या को खत्म करने का रास्ता ढूंढता है। और वो कहते हैं कि उस समय कलाकारों को सही काम नहीं मिल रहा था, राहत नहीं मिल रही थी, तो कलाकारों की बात करते हुए माथुर साहब कहते हैं कि आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा। अगर आप इस नाटक जो लिखा गया और उस समय की अगर आप वेदना को देखें, हालांकि उन्होंने इतिहास का जिक्र किया है, लेकिन उस समय नाटककार, रंगकर्मी नाटक कैसे करें, पैसे की बहुत जरूरत होती थी। सरकारी मदद के बिना नाटक ना बादशाहों के वक्त हुआ है, ना राजाओं के वक्त हुआ है और ना ही आज के बिना हो सकता है। और मुझे खतरा सिर्फ एक बात का लग रहा है कि ये कोरोना के अंदर हम कलाकारों का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी सर। क्योंकि मैंने बताया कि चर्चिल साहब ने कहा था कि कल्चर से पैसा निकालें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लड़ेंगे किस बात के लिए? तो पर मुझे लगता है कि आज का हमारे जो राजा हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे इस बात को निकालेंगे? एक बहुत बड़ी हमारे पे मुसीबत आने वाली है, आर्थिक, उससे कैसे हम दूर हो पाएँगे? कहाँ से पैसा आएगा? कलाकारों को तैयार होना चाहिए किसी भी तरह की कोई भी बात झेलने के लिए। खैर आज शिल्पी पर अत्याचार हो रहा है, कला पर मादानता टूट पड़ी है, सौंदर्य को सत्ता पैरों तले रौंद रही है और कोणार्क आपका सुनहरा सपना, हिंदुस्तान आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ ये 1961 के आसपास, 1959 में तो लिखा था, उस समय चाइना जो है हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और नेहरू साहब इस बात को समझ नहीं रहे थे, वो हिंदी चीनी भाई-भाई में लगे हुए थे। और नेहरू साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे हमारे माथुर साहब, वो अपनी वाणी के ज़रिए में इसके ज़रिए वो नेहरू जी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा है, वही कोणार्क, वही हिंदुस्तान एक पामर, पापी, अत्याचारी के हाथों का खिलौना ना बन जाए। वो आगाह करते हैं कि विश्वास मत कीजिए इसके ऊपर, धोखेबाजी होने वाली हमारे पे। आतंक के हाथों में जकड़ी हुई कला सिसकेगी और वही कारीगर की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। माथुर साहब असल में अपने आप को एक कारीगर मानते थे, वो अफ़सर नहीं मानते थे, कलाकार के साथ-साथ वो अपने आप को कारीगर भी मानते थे। और कारीगर वक़्त पड़ने पर उसे कुदाल लेकर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप पहला राजा देखो, पहला राजा जो है वो बेसिकली है हमारा अ, हिंदू धरती का पहला राजा कौन बना? वैदिक काल को उन्होंने सहारा लिया। माथुर साहब
उस समय हिंदुस्तान के पर जिस तरह हमारी धर्म कट्टरपंथियां हावी हो रही थी, उससे अलग नहीं थे। वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान का जो सपना हम लोग लेके चल रहे हैं, एक आदर्शवाद का सपना जो लेके चल रहे हैं, एक संविधान का सपना लेके जो चल रहे हैं जिसमें सभी धर्म के लोग बराबर हों, एक धर्मनिरपेक्षता वाली बात जो हो रही थी, माथुर साहब एक अफसर के तौर पर इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि जो संविधान लिखा जा रहा है इसमें सभी धर्म बराबर हों, ये चलने वाला नहीं है। धर्म के कट्टरपंथी से चलने नहीं देंगे। उसी तरह जिस तरह पहला राजा जो धरती का हुआ था और उस समय के हमारे शुक्राचार्य वगैरह थे, उन्होंने नहीं चलने दिया। 1961, 1968 के आसपास उनका ये पहला राजा आया और अगर आप देखें उस समय तक हमारा चाइना के साथ हमारा युद्ध हो चुका था, जिसमें हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा धोखा मिला था। नेहरू जी इस बात से टूट चुके थे और के साथ साथ हमारे धार्मिक कट्टरपंथी हावी होती जा रही थी। यहाँ पर वो अशोक पहला राजा और नेहरू को तीनों को एक साथ रखते हैं। अशोक महान, जिसने भी हिंदुस्तान का एक नया इतिहास लिखा था, उसने भी संविधान के अंदर सभी धर्मों को लोग बराबर करने की लिखी थी। और उससे पहले कितनी मार काट कलिंगा में हुई थी और 47 में अगर आप सब याद हो किस तरह मार काट हुई थी। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्से जो बने थे और वहां से जो लोग लुटपिट कर इधर आए थे और यहाँ से जो लोग गए थे, जो अंदर से एक आग गई थी दो धर्मों की आपस के खिलाफ, दो मजहबों की आपस के खिलाफ, लोग दुश्मन हुए, मार काट कितनी हुई थी, कितना लोग मर गए थे। मैं मेरा परिवार भी उसी का है, हम भी उसी पाकिस्तान से भी यहाँ दिल्ली में सेटल हुए थे जब वो पंजाब हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो मैं अपनी दादी से, अपनी माँ से सुनता हूँ कि किस तरह की मार काट हुई थी। तो नेहरू जी भी उस मार काट को देखने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अशोक कलिंगा की वार के बाद प्रधानमंत्री बने थे और राजा बने थे। और इसी तरह जो पहला आजादी का जो धरती का पहला राजा जिसे शुक्राचार्य जी ने नॉमिनेट किया था, और यूं ही इन लोगों ने काम करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता पहला राजा पॉपुलर होता गया, आहिस्ता आहिस्ता नेहरू जी पॉपुलर होते गए। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को हमारे कुछ कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर पहला राजा के अंदर जैसे राजा जो बनता है वो एक चाल चलता है, वैसे नेहरू जी भी एक चाल चलते हैं। उस समय उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए थे, जैसे भाखड़ा डैम हो गया, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए थे, आईटीआई लगाई थी और आईआईटी बनाई थी, बड़े एम्स हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे थे। ऐसे ही पहला राजा के अंदर माथुर साहब ने इसी तरह का वर्णन किया है कि जब पहला राजा बनाया गया धरती का, उसको नॉमिनेट किया, शुक्राचार्य वगैरह नॉमिनेट किया, तो उसने कुछ अच्छे काम करने शुरू किए। जब अच्छे काम करने शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता जनता उसको पसंद करने लगी, जनता उसको चाहने लगी, नेहरू को चाहने लगी, उस पहला राजा को चाहने लगी। देखिए समकालीन के साथ पहला राजा को कैसे जोड़ा गया, वैदिक काल से आज को कैसे जोड़ा गया, चाहने लगी। अशोक को जनता चाहने लगी। उस मार काट के बाद अशोक अहिंसावादी हो गया था। वो काम करना शुरू किया, उसने नए नए बुत बनाने शुरू किए, मंदिर गुरुद्वारे, लोगों के लिए समाज धर्मशालाएं बनानी शुरू करी जिससे लोगों का भला हो। यही काम पहला राजा करता है, यही काम नेहरू साहब करते हैं। बड़े बड़े मंदिर, वो इनको मंदिरों का नाम देते हैं, वो भाखड़ा डैम बनाते हैं, वो दूसरे डैमों की बात करते हैं, वो स्टील प्लांट लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर वर्कर बहुत है, हमें टेक्नोलॉजी लेनी है, टेक्नोलॉजी हम हार कर सकते हैं। पंचशील का जो उसने एक नेहरू जी ने दिया था, और यही पहला राजा के अंदर नाटक के अंदर उन्होंने दिखाया कि पहला राजा भी बोलता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से पब्लिक का भला करेंगे, और वे पुल बनाने की सोचता है। लेकिन कट्टरपंथी जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये पुल बना गया और अगर ये कामयाब हो गया तो हमें कौन पूछेगा, इसकी पॉपुलैरिटी कामयाब हो जाएगी। तो उस पुल को तोड़ देते हैं। पहला राजा के अंदर आता है कि वो पुल को तोड़ देते हैं, पानी का बहाव हो जाता है, दुनिया वहां के लोग डूबने लग जाते हैं। यहां पर जब इस तरह के काम हो रहे हैं तो चेताते हैं हमारे माथुर साहब
नेहरू जी कि पहला राजा के अंदर राजा कुदाली लेकर खुद उसमें चल पड़ता है, क्योंकि जो मजदूर थे उसको भड़का दिया गया था, इनके साथ काम नहीं करना है। ऐसे ही हिंदुस्तान 62 की लड़ाई के बाद जो हालात हुए थे हमारे, कट्टरपंथी हावी हो रहे थे, नेहरू जी फेल हो रहे थे, एक पॉपुलैरिटी उनकी कम होती जा रही थी, लेकिन उनका आदर्शवाद टूट रहा था। क्यों? क्यों टूट रहा था? क्योंकि कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि नेहरू जी इतने कामयाब हों या आदर्शवाद इतना कामयाब हो। तो इसी तरह पहला राजा के अंदर उस वैदिक काल के पहले राजा की स्थापना करते हुए यहाँ तक आते हैं और बात को आगे बढ़ाने। और पहला राजा उनका बहुत ही खूबसूरत नाटक है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें। उसमें भी कलाकारों की रिस्पेक्ट की गई है, कलाकारों के बारे में बताया गया है कि जो कारीगर है, कुदाली है, वो देश बना रहा है, वो जो मजदूर है, असल में देश वो बना रहा है। इन लोगों की पूजा होनी चाहिए। तो पहला राजा के अंदर वो कुदाली की पूजा करता है, धनुष उठा के साइड में रख देता है। वहीं नेहरू अब वहां पर करते हैं कि वो कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांति की बात करेंगे, देश को बनाने की बात करेंगे। असल में नेहरू जी से बहुत इंस्पायर थे हमारे माथुर साहब, और वो कई बातें जो हैं डायरेक्ट ना कहकर वो इस नाटकों के थ्रू समकालीन समस्याओं के हमारे हिंदुस्तान की थी, उसको लेकर वो बात करने की कोशिश करते थे। अगर आप उनके कोणार्क में मैंने बताया कि कोणार्क के अंदर अल्टीमेट कलाकारों की जीत दिखाते हैं। पहला राजा के अंदर भी वो कलाकारों की जीत दिखाते हैं, मजदूरों की जीत दिखाते हैं। और शारदिया नाटक उनका जो तीसरा नाटक था, शारदिया, कायदे से वो दूसरा नाटक था, पहला राजा तीसरा नाटक था। शारदिया अगर आप लोगों ने पढ़ा हो किसी ने, वो भी इसी तरह का इतिहास की पृष्ठभूमि में लेकर समकालीन की बात कर रहा है, एक कलाकार की बात कर रहा है। कि नागपुर के एक म्यूजियम में गए, जब वो ना उस तरफ महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, तो नागपुर के एक म्यूजियम में गए, तो वहां पर म्यूजियम में उन्होंने एक साड़ी देखी जो लगभग काफी लंबी साड़ी थी, और साड़ी इतनी महीन थी, इतनी पतली थी, तो उसका वजन इतना कम था और उस पे इतना बढ़िया जरी का काम किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा भी साड़ी बनाई किसने? म्यूजियम में साड़ी देखी थी। जब उनको पता लगा, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कहानी ढूँढने पता लगा, तो एक कलाकार ऐसा था ग्वालियर घराने का। ईद मैं तुम्हारे यहाँ की बात कर रहा हूँ। जी, जी। ग्वालियर घराने का, ग्वालियर घराने के सिंधिया परिवार का एक आदमी था। उस समय सिंधिया मराठा जो थे, सिंधिया और हैदराबाद निज़ाम थे, उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, और इस बीच एक कलाकार होता है, जो सिंधिया परिवार के एक लड़की से प्यार करने लगता है, और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो उस घराने का नहीं होता, बड़े घराने का नहीं होता, तो जेल में बंद कर दिया जाता है। और उस जेल के अंदर वो आदमी अपनी उस प्रेमिका के लिए, उस प्यार को इज़हार करने के लिए, वो एक साड़ी कपड़े की साड़ी बनाना शुरू करता है, और उसके पास सुई, धागा, वो सुई तो होती है, लेकिन सुई जिस छेद में से निकलनी चाहिए वो नहीं होता। तो कलाकार ने अपने अंगूठे के अंदर एक छेद किया था, और उसको रखकर वो सुई उसमें से निकालता था, और कढ़ाई का काम उसने उस साड़ी पे किया था। तो वो इसीलिए म्यूजियम में रखी गई। तो इस कहानी को एक कलाकार की कहानी को एक बार फिर माथुर साहब लेकर आए थे शारदिया के अंदर। हालाँकि नाटक बाद में जब जिसने भी किया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के ये तीनों जयशंकर कह रहा हूँ मैं, जगदीश चंद्र माथुर के ये तीनों नाटक मैं कर चुका हूँ। और जिसमें शारदिया भी है, जिसमें पहला राजा भी है, जिसमें कोणार्क भी है, और तीनों मेरे पसंदीदा नाटक में हैं। अगर बसंत काशीगर जी हों, उन्होंने मेरा कोणार्क नाटक जबलपुर में कराया था, तो बताएँगे कि वो किस कोणार्क नाटक के अंदर कहते हैं ना, कोई स्त्री भूमिका नहीं थी, लेकिन इतने कम और समझ वाले हमारे माथुर साहब नहीं थे। उन्होंने एक कहानी बीच में रखी है, कुंती की और सूर्य की। अब अ, कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको बनाने वाला जो शिल्पी है, मुख्य शिल्पी है, वो भी अपने आप को सूर्य के नाम से ही कर रहा है। तो वो भगवान भास्कर की पूजा करता हुआ,
और उसकी जिंदगी में भी ऐसा होता है, एक कुंती आती है जिस उसके गांव के अंदर उससे मिलती है, लेकिन बाद में उससे बिछोड़ा हो जाता है और वहां से भागकर वो मंदिरों में आ जाता है और मंदिर बनाना शुरू कर देता है। तो कलाकार की बात कोणार्क में की है, कलाकार की बात पहला राजा में की है, कलाकार की बात माथुर साहब ने शारदिया में की है। तीनों जगह वो कलाकार के मन को टटोलते हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो खुद एक कलाकार है। उनकी रंगमंची भाषा की हमने बात की कि रंगमंच की भाषा पहली बार वो लेकर आए थे। हमारे आधुनिक भारत के पहले नाटककार थे जिन्होंने इतनी सुंदर भाषा का, लेकिन इसमें भी उन्होंने परंपरा का पूरा उपयोग किया। परंपरावादी रहे वो। उन्होंने जो उसमें गीत रखे, जो कोरस का इस्तेमाल किया, वो हमारे परंपरा का हिस्सा था। परंपरा और जो जब मैंने इसको किया तो मुझे भी लगा अगर स्त्री पात्र नहीं है तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे वो उस नाटक के अंदर कुंती और जो सूर्य का एक प्रसंग आता है, तो मैंने वहां पर कुंती और सूर्य का प्रसंग रखा। फिर मुझे लगा कि मंदिर अगर दिखाना है, जो मुझे लगता है कि लोगों को दिक्कत क्या आती है कि इसका सेट में हम क्या बनाए, ये भारी भरकम सेट मंदिर को टूटना कैसे दिखाएं। तो इसका बहुत आसान रास्ता मैंने निकाला था। मैंने लगभग 7-8 ऐसी नर्तकियां डांसर्स ले ली थी और उन डांसर्स को मैंने मंदिर की ही मूर्तियां बना दिया था। वो अपनी बात कहती हैं, वापस अपनी जगह खड़ी हो जाती हैं। और जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है, उस प्रसंग के अंदर वो अपना पूरा रिएक्शन मूर्तियां देती है। क्योंकि अगर आप कोणार्क जाकर देखें तो आप उसमें 3 चीजें आपको नजर आती हैं, बचपन, जवानी और मौत। तीनों पड़ाव जिंदगी के नजर आते हैं। तीनों का उसके अंदर खुलासा है। उन तीनों के ऊपर हमारा ये पूरा बना हुआ है और नाटक के टोटल 3 ही हिस्से हैं। पहला हिस्सा बचपन की बात कर रहा है, दूसरे में जोश, जवानी, लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है और तीसरे में जाकर कहीं बुढ़ापा और अंत में मृत्यु होती है मुख्य शिल्पी की। जब उसे पता चलता है कि मेरा ये कोणार्क जो है वो ऐसे आदमी के हाथ में जा रहा है जो कला का दुश्मन है, जो कलाकारों को तुच्छ समझता है। क्योंकि एक प्रसंग आता है जब जो तख्ता पलट करने वाला है विद्रोही आदमी, वो उन कलाकारों को कहता है कि तुम कलाकारों की क्या इज्जत है। आज तुम इसके नौकर हो, कल की जो कल को दूसरी सत्ता पे बैठेगा, जो आने वाले हैं, आप उनके नौकर हो जाओगे। आपको तो बस पैसा चाहिए, अपना काम करो। यहाँ पर एक कलाकार के मन से जगदीश माथुर जी धर्मपद के मन से एक जवाब देते हैं, बहुत हुआ दूत, बहुत हुआ। क्या हम कलाकार भेड़ बकरियां हैं तो जब चाहे जिसके हाथ में पकड़ा दी जाए। आज ही हमारे भाग्य का फैसला होने वाला था, क्योंकि आज मंदिर का उद्घाटन था और आज आप यहाँ पर आकर मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तख्ता पलट करने की बात है। ये हम नहीं होने देंगे। अगर हम मंदिर को बना सकते हैं तो हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम अपने मंदिर की रक्षा कर सकते हैं, अपने हिंदुस्तान की रक्षा कर सकते हैं। ये आह्वान करते थे माथुर साहब, कलाकारों का रोल कम नहीं है। अगर हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोई समस्या आती है, उसको डिबेट कौन करेगा? उसको डिबेट हमेशा एक राइटर करता है, एक साहित्यकार करता है। वो बताता है कमियों को कि ये कमियां हो रही है, ये मादा है। यहाँ माथुर साहब बताते हैं कि एक विदूषक जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो मंच पे खड़ा होकर बड़े से बड़े आदमी का भी मजाक उड़ा सकता है। और बड़े से बड़ा बदमाश, बड़े से बड़ा तानाशाह बंदूक से, गोली से उतना नहीं डरता जितना वो एक विदूषक से डरता है जो मंच पे खड़ा हुआ उसका मौका लुटा रहा है। तो उस विदूषक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से और कलम की ताकत को बहुत अच्छी तरह से माथुर साहब जानते थे। इसलिए वो कलाकारों की बात कहकर कलाकारों के मुख से उन षड्यंत्रकारियों को जो हिंदुस्तान में उस समय पैदा हुए, एक जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि कलाकार भी साथ नहीं होंगे तुम्हारे, हिंदुस्तान को बनाने में इन कलाकारों का भी हाथ है। तो मैं आपसे ये 3 बातें कर रहा था। मैंने 3 नाटकों के बारे में आपसे बात की। माथुर साहब के बारे में बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है हमारे पास बोलने को। माथुर साहब ने ही इस पंजाब हमारे भारतीय रंगमंच को एक दिशा दी थी। अगर हम कहें संगीत नाटक अकेडमी एनएसडी को बनाने में माथुर साहब का जितना हाथ था, एक विजन था उनके दिमाग में। उनको मालूम था कि कला के अंदर क्या ताकत है और आने वाले टाइम पे हमारा जो हिंदुस्तानी रंगमंच है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत विशाल होने जा रहा है।
इसकी नींव उन्होंने रखी थी। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो उन्हीं की स्कीम जो बनाई गई थी कि कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग ग्रांट दें, उनको पैसा दें, ये उन्हीं की बनाई हुई स्कीम थी। ये अच्छी तरह जानते थे माथुर साहब कि रंगम कर्म आदमी अपनी जेब से नहीं करेगा, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे माथुर साहब। इसीलिए उन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई थी उस समय कि कलाकार का पालन पोषण, उसके परिवार का पालन पोषण सरकार के द्वारा हो। और ये जो आज ग्रांट की स्कीम चल रही है, ये सब चल रही है, ये माथुर साहब की देन है। तो भारतीय रंगमंच को नई दिशा देने में, भारतीय रंगमंच को नई भाषा देने में, भारतीय रंगमंच की परंपरावादी शैली रखने में और एक नई दिशा देने में, नया रास्ता दिखाने में जगदीश चंद्र माथुर का हमें ऋणी होना होगा। हम रंगकर्मियों को, भारतीय रंगमंच को उनका ऋणी होना होगा और उनके दिखाए मार्ग में हमें आगे चलना होगा। तभी हम भारतीय रंगमंच को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि जो सोच वो थे, जो विजन उनका था, वो विजन, देखिए वो एक निर्देशक नहीं थे, तो अपने अफसर होने के नाते वो जितना कुछ कर सकते थे, शायद पहले ऐसे अफसर थे कि जो आईसीएस भी थे और कलाकार भी थे और नाटककार भी थे। शायद उस दौर में ऐसा कोई आदमी दूसरा नहीं था। तो ये अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वो एक जिम्मेदारी के तहत उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो भारतीय रंगमंच उनका ऋणी रहेगा, उनको याद रखना चाहिए, उनकी भाषा का ऋणी रहेगा, उनके नाटकों का ऋणी रहेगा, उनके योगदान का ऋणी रहेगा। शुक्रिया। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। हालांकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं टाइम भी देख रहा हूँ कि लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है। गीतांजलि मेरे को देख रही है कि मैं कब बंद करूं अपनी वाणी को। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर, आप जितना बोले उतना ही कम है। वाकई में आज हमें अच्छा कम है, मतलब ना बोलूं ज्यादा। ना सर। मतलब धन्यवाद, आपने हमें माथुर साहब का विजन को क्लियर करा। वैसे कल मैं बच्चों को ग्रुप में भेज चुकी थी माथुर साहब के लिए पढ़ने के लिए, उनके नाटक को और उनके बारे में। तो बच्चों ने पढ़ा है कल। तो मुझे लगता है कि आपने जो अभी बोला उसको वो तुरंत उन लोगों ने रिसीव किया होगा। और मैं चाहूंगी अब कि जो भी स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने कोई नाटक पढ़ा है इनका या माथुर साहब के व्यक्तित्व को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मुझे जितना संभव होगा जवाब दूंगा। मैं सामने ले आएंगे बच्चे की बात, उनको कैमरा उनकी तरफ ले आए जी। मैम मैं कुछ बात करना चाहता हूँ सर से। बिल्कुल। अरे वाह, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है बॉस, ये दाढ़ी मेरी जैसी लग रही है। घर में ही है आप? हाँ बोलिए। नमस्ते सर। सर मैं ये बोल रहा था कि हमने कल जो मैम ने हमको भेजा था माथुर साहब के, हमने बहुत सी चीजें पढ़ी उनके बारे में, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनके नाटक हम एक ही दिन में पढ़ लें। तो जो आपसे आज हमने सुना, जो समझा, तो और भी चीजें मतलब खुलती गई माथुर साहब के मतलब बारे में, और भी चीजें खुलती रही। और भी मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि और भी जानने की अभी इच्छा है, और भी लिखने की इच्छा है उनके ऊपर मतलब। और प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इनके सारे नाटक पढ़ लें जैसे कि आपने बताया। और सर मेरा तो मन कर रहा है कि कंटिन्यू आपको सुनते रहूं, क्योंकि अभी और भी चीजें जब खुलती जा रही हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, ये मौका की गीत दोबारा मौका देगी तो बात करेंगे। जी बिल्कुल सर, कोणार्क मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी आपके तरीके से उसको समझने में और सहायता मिली मुझे। नमस्कार सर। सर मेरा नाम रेशु गंगवार है। सॉरी क्या सर, नाम बताया आप बोलिए। सर नहीं, आप कुछ कह रहे थे सर। सर रेशु गंगवार। अपना नाम दोबारा बोलो, आपका नाम क्या है दोबारा बोलो। अच्छा बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम रेशु गंगवार है। गंगवार। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जगदीश चंद्र जी ने क्या कहते हैं जो नाटक लिखा था वो नाटककार थे, तो उसका कोणार्क का निर्देशन किसने किया था सर? मतलब उन्होंने ही किया था या फिर नहीं, कोणार्क का निर्देशन उन्होंने तो नहीं किया था। वो पहले रेडियो नाटक के तौर पे आया था, लेकिन बाद में उसे हबीब तनवीर साहब ने किया था। और
जब मैंने किया था तो मुझे पता लगा था कि मेरे से लगभग 35 साल पहले तक किसी ने नहीं किया, जब मैंने इस द्वारा नाटक को उठाया था। तो उस नाटक की अपनी कुछ सीमाएं थी उस समय, और सेट को लेकर, और क्योंकि स्त्री पात्र नहीं था, लेकिन एक अच्छा कुशल निर्देशक हो तो वो इन सब कमियों को बहुत अच्छी तरह छुपा सकता, क्योंकि माथुर साहब ने सब कुछ दिया है इसके अंदर। सिर्फ समझ है कि उसे हम लोग कैसे निकालें बाहर। निर्देशक की कल्पना जो है, कैसे उस नाटक को समझ में आती, कैसे कल्पना से को कैसे पकड़ता है। तो स्त्री पात्र अगर उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन स्त्री उन्होंने रखी है उसके अंदर, तो एक निर्देशक की कल्पना पे डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि हबीब तनवीर के बाद और इसको जो है किसी और ने नहीं उठाया, फिर उसके बाद मैंने उठाया है, फिर हमारे ही ग्रुप ने बात की, बाद में उसकी शारदिया भी किया है और पहला राजा भी किया है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, कुछ और कुछ पूछेंगे आप? बोलिए। हाँ, बोलिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपने वाकई में पढ़ा है और यदि उनकी 1 या 2 नाटक भी पढ़े हैं, तो आप उनके विचारों को और उनकी लेखन शक्ति को तुरंत पकड़ लेंगे। और यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों से, जितने भी क्लास के बच्चे, उनसे कहना चाहूंगी कि आप पढ़िए, नाटक पढ़िए। मैंने आपको बहुत सारे लिंक भेजी है जिसमें बहुत अलग-अलग तरह के नाटक हैं। हाँ, अगर कभी पूर्णांक के बारे में या जब माथुर साहब के बारे में कुछ और अगर कभी जानना हो तो मेरा नंबर आप इनको दे दीजिए। तो ये मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, आपके माध्यम से भी बात हो सकती है। तो जितना मेरे को संभव होगा, जो मैंने जाना हूँ, हालांकि उनकी जो तीनों बेटे हैं, आप देखिए पूरा परिवार इस तरह से है, उनके 3 बेटे हैं और तीनों IAS ऑफिसर रहे हैं, और तीनों ने ही कला को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, उनकी किताबें आगे बढ़ाई हैं, खुद वो लिखते हैं। उनके तीनों बेटे IAS, तीनों सेक्रेटरी लेवल के, और इतने हम्बल आदमी हैं तीनों के बेटे। आप उनके पास किसी काम से जाइए या पूर्णांक के बारे में बात करने जाइए, वो आपको ऐसे स्वागत करेंगे जैसे घर के किसी आदमी का स्वागत करते हैं। बहुत ही बढ़िया। और मजे की बात, उन्होंने मुझसे कोई रॉयल्टी नहीं मांगी। जब मैंने कहा मैं क्या रॉयल्टी दूं, कहने का यार तुम कर रहे हो इतना ही कम क्या होगा, तो रॉयल्टी छोड़ो, हमने क्या मदद करनी है। अच्छा, उनके दामाद हैं श्री अशोक लाल जी, जिनका एक नाटक है एक मामूली आदमी, अगर आपने नाम सुना हो, जो अरविंद गौड़ ने, वो उनके दामाद हैं। उनकी जो बेटी है बहुत बड़ी उड़ीसी डांसर है, कुमकुम लाल जो है, वो बहुत बड़ी उड़ीसी डांसर है। पूरा परिवार जो है वो कला से समर्पित है। मैंने अशोक लाल को बताया, अशोक लाल जी ने बाद में अभी एक नाटक लिखा है अजातशत्रु के ऊपर शत्रु लिखा है, वो भी कमाल का खूबसूरत नाटक है। मैं उससे कर नहीं पा रहा हूँ, और मेरी वो जान निकाल रहे हैं कि जब तक तू नहीं करेगा बदतमीज मैं छपाऊंगा नहीं इसको, तो उसको जल्दी कर। तो मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों को करने के लिए थोड़ा दम खम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और मेरी खुशी है कि ऐतिहासिक नाटकों को उठाने में मेरे ग्रुप का और हमारा बहुत एक पैशन है, हम उठाते हैं। और इसी तरह का उनका नाटक शत्रु है। मैं चाहूंगा अगर आपको मैं मेल कर सकूं, मैं स्क्रिप्ट मेल कर दूंगा, आप तो पढ़िए शत्रु को, बहुत ही खूबसूरत नाटक है। एनिमी विद इन, शत्रु एनिमी विद इन, आपके अंदर शत्रु है, वो ये बात कहने की कोशिश करते हैं। हालांकि अजातशत्रु को उन्होंने बेस बनाया है, लेकिन नाटक बहुत बढ़िया लिखा है। आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ें इसको भी। जी बिल्कुल। और कोई और सवाल कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं है अभी। गीतांजलि, तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम पूछ सकती हो सर। बच्चों की तरफ से हो। मैं तो सुनती रह रही हूँ। मैं चाहूंगी कि अभी हिमांशु सर कुछ बोले। मैं तो सर का आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। सर ने बहुत उत्कृष्ट वक्तव्य दिया है, और निश्चित ही हमारे जो बच्चे, क्योंकि ऐसी अमूमन हम पढ़ते तो बहुत हैं, किताबें भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन जो सारगर्भित और ऐसी जानकारी जो सच में किसी किताबी जानकारी नहीं है, वो वास्तव में अनुभव और जो व्यक्तिगत उन्होंने जिया है, सर ने जो अनुभव किया है, आत्मसात किया है, वो जानकारी, और व्यक्तिगत जो उनसे उनके परिवार की जो स्थितियां सर ने बताई, जिस तरह से उनका परिवार है कला को समर्पित, मैं तो सर का धन्यवाद दूंगा। और निश्चित ही हम इस कड़ी को बनाए रखें और सर से आगे भी मार्गदर्शन प्राप्त करें, ऐसी ही आशा करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत सर। थैंक यू। बट एक मिनट सर, अभी हमने आपको विदा नहीं करा है। नहीं सर, अभी विदा मत होइए। सर एक्चुअल में हमारे पास टेक्निकल चीजों की लिमिटेशन रहती है,
तो मैं भरकस प्रयास करती हूँ कि हम लोग 2 सेशन ले सके। मैंने कल रात में भी आपसे बात कही थी, लेकिन आप मेरे ख्याल से सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए। मैंने आपसे रात में भी कहा था कि सर हमारा 40 मिनट का एक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम तुरंत से रिज्वाइन होते हैं। अच्छा, तो वो आप नहीं ध्यान रखा होगा। शायद मैं नहीं ध्यान दे पाऊंगा, मैं अपनी टॉक में हूँगा, तो मैं टॉक तैयार कर रहा था अपनी आज की। सर 2 मैसेज है आपके लिए। वसंत सर की तरफ से है कि उनका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो चाह कर भी आपका सुन नहीं पाए। चलो, ये मेरी बदकिस्मती है। और उसके बाद जयंत सर का मैसेज है कि वो आज किसी और प्रोग्राम में होने से आपको ज्वाइन नहीं कर पाए। अरे, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके साथ नहीं हो पाया। सर नहीं, वो दोनों दिग्गज लोग हैं, मैं उनको भी देखना चाहता था अपने सामने। हालांकि बसंत काशीकर मेरे बहुत से मित्रों में से, उन्होंने अपने उन्हें 3-4 बार लॉगिन करने की कोशिश करी, 3-4 बार वो आए भी, 5-1 मिनट कनेक्ट हो रहे हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं वो। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, हेलो। यस सर, बिल्कुल सर नमस्ते। नमस्कार। सर मैं संदीप, सर मेरा नाम संदीप है। अच्छा सर, लेखक को सर कहानी या कविता लिखने के पूर्व से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए सर, ये मेरा क्वेश्चन है। आप कहानीकार की बात कर रहे हैं, नाटककार की बात कर रहे हैं? सर कहानीकार की। देखिए, ये बात विषय कहानी नहीं है, लेकिन कहानी, नाटक और उपन्यास और कविता, ये 4 अलग-अलग विधाएं हैं। जी सर। नाटककार ज्यादा तेज होता है कि उसने 2 घंटे के अंदर एक आदमी की पूरी लाइफ को दिखाना होता है, पूरी जिंदगी को दिखाना होता है। कहानीकार एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बात करता है, छोटे से मुद्दे पे बात करता है, पूरी लाइफ नहीं दिखाता। और जो नॉवलकार, उपन्यासकार होता है, वो थोड़ा सुस्त होता है, वो बातें बहुत ज्यादा करता है, उसके पास शब्दों का भंडार ज्यादा होता है, वो आराम से 300 पेज का नावल लिखता है। लेकिन इस सब के अंदर मुश्किल विधा तो वो है, वो नाटककारों की है। नाटक लिखना सबसे, आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ सर, आ रही है। नहीं, उसको नहीं आ रही, वो कभी वो जी सर, आ रही है सर। लिखना सबसे मुश्किल विधा है। कहानी, देखिए, कहानी को लिखना, मैं ये नहीं कहता कि कहानी लिखना कोई आसान काम है, कहानी लिखना भी उतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाकी बनिस्बत नावलकार के बनिस्बत और नाटककार के बनिस्बत कहानी एक छोटी विधा है। उसे कोई भी अपनी जीवन यात्रा के बारे में, किसी एक इंसिडेंट के बारे में, जैसे हम डायरी में लिखते हैं, उस तरह से लिख दे। शब्द आपके पहुंच वाले हों, लोगों को समझ में आए। सबसे बड़ी देखी जाती है भाषा। क्यों प्रेमचंद इतने कामयाब हुए हैं? उन्होंने जिस सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया, लोक भाषा का इस्तेमाल किया। तो कहानी लिखते वक्त किस इंसिडेंट पे आप बात कर रहे हैं और भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस हीरो को आप लेके चल रहे हैं, अगर आप अपनी कहानी लिख रहे हैं तो आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप किताबी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए, डिक्शनरी की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा तो हो जाएगी, लेकिन ये आपकी भाषा नहीं हो पाएगी। इसलिए कहानी लिखते वक्त अपनी जो भाषा है, जिस भाषा में आप बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था, और बड़े-बड़े जितने भी नाटककार, कहानीकार हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि जिस भाषा में आप सोचते हैं, आप उसी भाषा में लिखिए, तभी कामयाब हो पाएंगे। तो और संदीप, हाँ जी, मैं संदीप, तुम मुझसे भी पूछते रहते हो ना कि मैं, मुझे कहानी लिखना है तो मैं क्या करूं? तो तुम आंचलिक अपनी बोली में लिखो, हो सकता है बहुत कामयाब हो। कोई एक इंसिडेंट देखो, आप बाजार गए, वहां क्या क्या देखा, वो उस हालात को लिखिए, वो कहानी बन जाएगी। और लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है बॉस, ये बात पक्की है। हाँ, अभ्यास चाहिए। लिखने में और कारपेंटर में कोई फर्क नहीं होता। कारपेंटर भी घिस घिस के जो उसको ठीक करता है, ऐसे ही इस शब्द का इस्तेमाल करके दूसरी शब्द का इस्तेमाल, कौन सा शब्द फिट होता है, आदमी इस्तेमाल करता है। कहानीकार में या लिखारी में और एक बड़ई में कोई फर्क नहीं है हमारा। दोनों ही एक काम करते हैं, चमकाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह का काम हमारा कहानीकार भी करता है। हाँ, जो शब्द आप सोचते हैं दिमाग में, जिस शब्द में, जिस भाषा में आप अपनी माँ से बात करते हैं, बहन से करते हैं, भाई से करते हैं, यार दोस्तों से करते हैं, आप उसी भाषा को लिखिए। अच्छे राइटरों ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया। आप इस्मत चुगताई को देख लीजिए, वो वही भाषा इस्तेमाल करती है जो उसके घर में बोली जाती थी, जो उसकी माँ बोलती थी, दादी बोलती थी। आप राही मायूस रजा को देख लीजिए, आप श्रीलाल शुक्र को देख लीजिए।
ये या केदारनाथ सिंह को देख लीजिए, या प्रेमचंद को मैंने बताया, रेफरेंस दिया आपको, देख लीजिए, वो उसी भाषा में लिख रहे थे जिस भाषा में वो अपने घर में बात करते। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आसान शब्दों में आप गंभीर बात कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे सर अभी तक मैं लिख रहा था तो उसमें सर जो हिंदी जो चल रही है सर उस हिसाब से लिख रहा था, लेकिन सर अब मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करूं। 2 चीजें चाहिए लिखने के लिए, एक पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए और एक कागज चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास हैं तो दिमाग तो आपके पास है ही, बस शुरू हो जाओ। ये मत सोचो कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, शुरू हो जाओ। उसको ठीक बाद में करना है, पहले जो दिमाग में वो लिख लो, फिर बाद में आप किसी को भी दिखा सकते हैं, वो बता देगा देखो इसको पहले ले आओ, उसको बाद में ले आओ। पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है, जिस भाषा में आ रहा है, जिस रूप में आ रहा है, उसको आप ड्राफ्ट, उसको कागज पे लिख दीजिए, उसके बाद आपको ठीक करना होगा। तो आप देखिए कितना बड़ा नावल है हमारा वार एंड पीस। वार एंड पीस अगर नाम सुना है आप लोगों ने? जी। रशियन नावल है, टॉलस्टॉय का लिखा हुआ है, टॉलस्टॉय ने लिखा था, उससे वो अमर हुआ है आज तक। तो वो लगभग अगर नावल देखो तो कम से कम नहीं तो 2,500 से 3,000 पेज का नावल है वो। तो उस 3,000 पेज को लिखने में उसने 8 ड्राफ्ट बनाए थे। 8 के 24,000 पेज उसने लिखे थे। तो उसका उसने काटा पीटा हो, उसने कम भी किया हो, तो पहले हो सकता है 30,000 पेज का लिखा गया हो, बाद में वो 24,000 पेज पे आया है। तो बड़े नाटककार, बड़े लिखारी ऐसे ही करते हैं, लिखते हैं, परिपक्वता बाद में आती है, तो आपका अनुभव बाद में बनता है। पहला काम आपको कागज चाहिए, पेंसिल चाहिए और शुरू हो जाओ बस। सर हमारे पास समय खत्म होने वाला है, तो आप अपनी बात शुरू रखिए। मैं आपको सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय निकाला हमारे लिए। और सर फिर हम बाद में और मिलते रहेंगे। हाँ, मुझे मजा आया, शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं जा सकता हूँ?